अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है इंटरफेस। तो सेल साइकिल को हम दो मेजर फेजेस में डिवाइड करते हैं, एक इंटरफेस, दूसरा एम फेज या माइटोटिक फेज, जो एक्चुअल में डिवीजन फेज होता है, जिसमें सेल डिवाइड करते हैं और नए सेल बना देते हैं। तो हमने अभी इंटरफेस पढ़ना है। तो इंटरफेस के बारे में सबसे पहली चीज़ जो आपने ध्यान में रखनी है वो ये है कि इस इंटरफेस में सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है किसके लिए? डिवीजन फेज़ के लिए। और सेल साइकिल जितना भी टाइम लेता है, यानी एक सेल डिवाइड करने में जितना भी टाइम लेता है, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर सेल साइकिल का टाइम पीरियड डिफरेंट होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर सेल बहुत जल्दी डिवाइड करके नए सेल बना देता है, और कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे मैमल्स के अंदर सेल डिवाइड करके नए सेल बनाने में ऑलमोस्ट 24 आवर्स लेता है, यानी 24 घंटे लगते हैं एक सेल डिवाइड करके नए सेल बनाने में। और इस टाइम का जो 90% हिस्सा होता है वो कौन लेता है? इंटरफेज़ लेता है। और इस इंटरफेज़ में सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है, यानी वो सारी की सारी चीज़ें सेल तैयार कर लेता है जो आगे डिवीज़न के लिए ज़रूरी होती हैं। तो यानी मैं कहता हूँ अगर एक सेल है और इस सेल के अंदर सिर्फ अपने लिए सारी चीज़ें हैं, अब सिर्फ इसके लिए वही ऑर्गेनेलिज है जो सिर्फ एक सेल के लिए काफ़ी होंगी, इसके अंदर सारा का सारा मटेरियल वही होगा जो सिर्फ एक सेल के लिए काफ़ी होगा, और इस इंटरफेस में वो सारा का सारा मटेरियल तैयार कर लेता है जो एक और सेल के लिए भी क्या होता है? ज़रूरी होता है। तो अगर मैं कहता हूँ ये सेल डिवाइड करके दो सेल बना रहा है, तो इन दोनों सेल के पास भी वो सारी चीज़ें होनी चाहिए जो इस एक सेल के पास होती हैं। तो ये एक सेल वो सारी चीज़ें किस फेज़ में बनाता है? इंटरफेज़ में बनाता है। इससे पहले मैं आपको बता दूं इंटरफेस को इंटरफेस क्यों कहते हैं। इसको इंटरफेस इस वजह से कहते हैं क्योंकि दो लगातार डिवीजन्स के दरमियान एक लॉन्ग स्टेज, यानी मैं कहता हूं कि एक सेल है, ये डिवाइड करके यानी इसने एम फेज़ गुजारा और ये दो सेल बना दिए, फिर ये दो, इसमें से अगर ये मैं सेल लेता हूँ, ये आगे डिवाइड करने से पहले किस फेज़ से गुजरेगा? लॉन्ग फेज़ से, जिसे हम कहते हैं इंटरफेस, और फिर डिवाइड करके आगे दो सेल बना देगा। तो ये एम फेज़, इसने यहाँ पे एम फेज़ गुजारा, इस एम फेज़ और इस एम फेज़ के दरमियान एक लॉन्ग स्टेज जिसे हम कहते हैं इंटरफेस। तो दो लगातार डिवीजन फेजेस के दरमियान एक लॉन्ग स्टेज, उसे हम कहते हैं इंटरफेस। और ये एम फेज़ ये डिवीजन फेज़ इतना टाइम नहीं लेता, ये आपने जहन में रखना है कि ये डिवीजन फेज़ या एम फेज़ इतना टाइम नहीं लेता। जैसे हमने बोला था कि इंटरफेस सेल साइकिल का 90% टाइम लेता है, तो बाकी जो 10% होता है वो कौन लेता है? एम फेज़ या फिर माइटोटिक फेज़ लेता है। और इस इंटरफेस को इनिशियली पहले इसे रेस्टिंग फेज़ भी कहते थे। अब इसको रेस्टिंग फेज़ क्यों कहते थे? क्योंकि जब भी इस स्टेज में सेल को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता था तो सेल के अंदर कोई भी खास एक्टिविटीज़ शो नहीं हो रही होती थी, सेल के अंदर कोई चेंजेस शो या कोई चेंजेस नज़र नहीं आ रही होती थी। इस वजह से इनिशियली पहले इस स्टेज को रेस्टिंग स्टेज कहते थे। लेकिन बाद में ये देखा गया कि जो सारी की सारी चीज़ें जो डिवीज़न के लिए ज़रूरी होती हैं वो असल में कहाँ बनती हैं? इंटरफेस के अंदर। और फिर ये माना गया कि इंटरफेस एक हाईली एक्टिव फेज़ है। तो इट इज़ एन हाईली एक्टिव फेज़ जिसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर डिवीजन फेज़। और इस इंटरफेस को हम तीन मेजर स्टेप्स में या तीन फेजेस में आगे डिवाइड करते हैं, जिसमें सबसे पहले है G1 गैप 1 फेज़, इसके बाद S फेज़ सिंथेसिस फेज़, और G2 फेज़ गैप 2 फेज़। ये तीन मेजर फेजेस हैं जिसमें हम इंटरफेस को डिवाइड करते हैं। और इसमें एक G0 फेज़ भी है, इसको हम देखेंगे इलादा से। तो वैसे आपने इंटरफेस के हवाले से ज़हन में बात रखनी है कि इसको हम तीन फेजेस में ही डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं G1 फेज़ को या गैप 1 फेज़ को। अच्छा, अब जितने भी फेजेस होते हैं आपने ध्यान में रखना है कि हर एक फ़ेज़ में सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है अगले फ़ेज़ के लिए। यानी G1 फेज़ में सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है S फेज़ के लिए, S फेज़ में सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है G2 फेज़ के लिए, और G2 फेज़ में सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है फर्दर आगे M फेज़ के लिए। और अभी हम देखते हैं G1 फेज़ में क्या क्या होता है। तो G1 फेज़ में सबसे पहली चीज़ जो आपने ध्यान में रखनी है, सेल का साइज़ क्या हो जाता है? इंक्रीज़ हो जाता है, ग्रोथ होती है, और सेल का साइज़ पहले उसका जो साइज़ होता है उससे थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। और उस साइज़ के इंक्रीज़ होने के साथ साथ इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स बनते हैं। अब वो एंजाइम्स किसके लिए बनते हैं?
और यहाँ पे एक और बात बता दूँ, कुछ प्रोटीन्स भी बनती हैं, कुछ एंजाइम्स भी बनते हैं, एटीपी वगैरह बनती है। ये सारी चीज़ें क्यों बनती हैं? क्योंकि एस फेज़ में जो जेनेटिक मटेरियल होता है सेल के अंदर, आपको पता है सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है जिसे हम कहते हैं डीएनए, जो सेल्स के फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है। और इस जेनेटिक मटेरियल या इस डीएनए की कॉपी होनी होती है एस फेज़ के अंदर। और आपको पता है डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड है। और इसके कंपोनेंट इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं? न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होती हैं। और इस न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट होते हैं, फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजीनियस बेसिस, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायामीन। ये 4 नाइट्रोजीनियस बेसिस होती हैं। और इस डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए, इस डीएनए की कॉपी बनाने के लिए कुछ एंजाइम्स की भी ज़रूरत होती है, जैसे डीएनए पॉलीमरेजेस, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3 और बहुत सारी प्रोटीन्स जो ज़रूरी होती हैं इस रेप्लिकेशन के लिए, वो यहाँ पे बनती है G1 फेज़ में। और इसके बाद इसके लिए एटीपी भी ज़रूरत होती है, एनर्जी की भी ज़रूरत होती है, और वो एटीपी या वो एनर्जी भी यहाँ पे बनती है G1 फेज़ में। इसके बाद यहाँ पे बेस यूनिट्स यानी जो डीएनए के कंपोनेंट्स होते हैं जैसे न्यूक्लियोटाइड्स, वो सारी चीज़ें, वो बेस यूनिट्स किसके अंदर बनते हैं? G1 फेज़ के अंदर। क्यों बनते हैं? क्योंकि आगे उन्होंने उन बेस यूनिट्स ने या उन न्यूक्लियोटाइड्स ने जुड़ के आगे क्या बनाना होता है? डीएनए बनाना होता है। और यहाँ पे ये फिर एंजाइम हमने देख लिया कि कौन कौन से एंजाइम्स बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें G1 फेज़ के अंदर बनती हैं। और ये सारी चीज़ें बनने के साथ साथ सेल का जो साइज़ होता है वो भी क्या हो जाता है? इंक्रीज़ होता है। तो इसको हम कहते हैं गैप 1 फेज़, या इसको आप कह सकते हैं ग्रोथ 1 फेज़ भी आप इसको कह सकते हैं। और इसके बाद इस G1 फेज़ के बाद आता है S फेज़। हम इस G0 फेज़ को अलग से अभी डिस्कस करेंगे, पहले हम S फेज़ को देख लेते हैं। और S फेज़ को हम कहते हैं सिंथेसिस फेज़। अब यहाँ पे किस चीज़ की सिंथेसिस हो रही होती है? यहाँ पे सिंथेसिस हो रही होती है डीएनए की। तो अब डीएनए की सिंथेसिस क्यों ज़रूरी होती है? क्योंकि आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एक सेल के अंदर सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं, अगर एक सेल ने डिवाइड करके 2 सेल बनाने हैं तो अब इन 2 सेल को भी वो सारी की सारी चीज़ें चाहिए होंगी जो इस एक सेल के अंदर होती हैं। अब वो सारी की सारी चीज़ें इस एक सेल के लिए ही होती हैं, यानी उन सारी की सारी चीज़ों की कॉपी नहीं होती। तो इन दोनों को भी वो सारी की सारी चीज़ें चाहिए होती है। इस वजह से ये सेल उन सब चीज़ों की क्या कर लेता है? कॉपी कर लेता है, जिसमें एक डीएनए भी होता है, जेनेटिक मटेरियल भी होता है। तो डीएनए की रेप्लिकेशन क्यों ज़रूरी होती है? डीएनए की रेप्लिकेशन इस वजह से ज़रूरी होती है क्योंकि आपको पता है जो डीएनए होता है वो सेल्स के फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है। अब अगर एक ये सेल है, इसने डिवाइड करके 2 नए सेल बनाने, और इस सेल के अंदर जो डीएनए होता है वो सिर्फ इसके लिए ही होता है, सिर्फ उसकी एक ही कॉपी होती है जो सिर्फ इनफ होती है फॉर 1 सेल। तो जब ये डिवाइड करके 2 सेल बनाता है तो इसकी सिर्फ एक कॉपी है, तो ये एक कॉपी किसी एक सेल को जाएगी। तो ये इस डीएनए की एक और कॉपी बना लेता है, यानी इसकी 2 कॉपीज़ बना लेता है। और ये 2 कॉपीज़ किस फेज़ में बनती हैं? एस फेज़ में। एक कॉपी इस सेल को चली जाती है, दूसरी कॉपी इस सेल को चली जाती है। इस वजह से हम इसे कहते हैं एस फेज़ या फिर सिंथेसिस फेज़। और यहाँ पे सेंट्रियोल्स की भी डिवीजन होती है। सेंट्रियोल्स ऑर्गेनेली होती है एक, जिससे आगे जाके माइटोटिक अपरेटस बनना होता है, स्पिंडल फाइबर्स वगैरह। तो ये आपने ध्यान में रखना है। यहाँ पे सेंट्रियोल्स की भी डिवीजन होती है और डीएनए की भी रेप्लिकेशन होती है। यानी पहले 2 सेंट्रियोल्स होती हैं और आफ्टर डुप्लीकेशन 4 सेंट्रियोल्स हो जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं G2 फेज़ को, या इसको हम गैप 2 फेज़ भी कहते हैं। और इस गैप 2 फेज़ को हम प्री माइटोटिक फेज़ भी कहते हैं, यानी इसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है किसके लिए? एम फेज़ के लिए। एम फेज़ जिसमें डिवीजन होती है, सेल एक्चुअल में डिवाइड करके नए सेल बनाते हैं। और इसमें अभी हम देखते हैं कि इस G2 फेज़ में या इस गैप 2 फेज़ में कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं। तो सबसे पहली चीज़
यहाँ पे ATP बनती है। अब यहाँ पे ATP क्यों बनती है? क्योंकि जो पीछे जेनेटिक मटेरियल या पीछे जो जेनेटिक मटेरियल की कापी बनती है, उस जेनेटिक मटेरियल को मूव करके जो नए सेल बनते हैं उनमें ट्रांसफ़र करना होता है। और उनमें वो उन नए सेल में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं वो हम आगे M फेज़ में जब हम सेल की डिवीजन को देखेंगे डिटेल से, तो हम देखेंगे कि कैसे जेनेटिक मटेरियल मूव करके अलग-अलग सेल में ट्रांसफ़र होता है। और उन जेनेटिक मटेरियल को अलग-अलग ट्रांसफ़र करने के लिए ATP की ज़रूरत होती है। और इसके बाद बहुत सारी प्रोटीन्स जो डिवीजन को रेगुलेट करती हैं वो यहाँ पे बनती हैं। इसके बाद क्योंकि प्रोटीन बन रही हैं तो यहाँ पे RNA भी बनते हैं, क्योंकि प्रोटीन्स बनाने के लिए RNA की ज़रूरत होती है। इसके बाद यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स सब यूनिट्स बनते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो सेंट्रियोल्स से निकलती हैं और जिनके साथ जो जेनेटिक मटेरियल है वो अटैच होता है ताकि वो जेनेटिक मटेरियल मूव कर सके। और उस जेनेटिक मटेरियल की मूवमेंट इन माइक्रोट्यूब्यूल्स के ज़रिए होती है। और इन माइक्रोट्यूब्यूल्स के 2 यूनिट्स होते हैं। ये ट्यूब्यूलन प्रोटीन की बनी हुई होती है और इनके अंदर 2 यूनिट्स होते हैं, अल्फ़ा और बीटा यूनिट्स। ये अल्फ़ा बीटा यूनिट्स इसी G2 फेज़ के अंदर बनते हैं। या जो ट्यूब्यूलन प्रोटीन्स होती हैं वो G2 फेज़ के अंदर बनती है, जिनके साथ क्रोमोसोम अटैच होते हैं। और इस G2 फेज़ के बाद फिर फर्दर आगे M फेज़ आता है। अभी हम देख लेते हैं G0 फेज़ को। तो ये तीनों तो इंटरफेस के रेगुलर पार्ट होते हैं, लेकिन G0 फेज़ इंटरफेस का पार्ट नहीं है या इंटरफेस का एक रेगुलर पार्ट नहीं है। और ये G0 फेज़ एक रेस्टिंग फेज़ है। बहुत सारे सेल्स ऐसे होते हैं कुछ कंडीशंस में वो G1 फेज़ से कहाँ पे चले जाते हैं? G0 फेज़ में। और ये G0 फेज़ एक रेस्टिंग फेज़ होता है। और वो सेल जो इस G0 फेज़ में आ जाते हैं वो या तो परमानेंटली इस G0 फेज़ में रहते हैं या तो कुछ टाइम के लिए इस G0 फेज़ में रहते हैं। तो ये हो गया कि G1 फेज़ के दौरान ही कुछ सेल्स किस में चले जाते हैं? G0 फेज़ में चले जाते हैं। और ये G0 फेज़ एक रेस्टिंग स्टेज है जिसमें या तो सेल परमानेंटली इस स्टेज में रहते हैं या कुछ टाइम तक इस G0 फेज़ में सेल रहते हैं। अब सेल इस G0 फेज़ में क्यों आते हैं? इस G0 फेज़ में सेल क्यों आते हैं? इसकी एक रीज़न ये है कि अगर कोई किसी न्यूट्रेंट की कमी हो तो सेल रेस्टिंग स्टेज में चले जाते हैं। जब तक वो उस न्यूट्रेंट की डेफिशिएंसी पूरी नहीं होती तो सेल G0 फेज़ में रहते हैं। इसके बाद अगर सेल की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है तो तब भी सेल डिवाइड करना छोड़ देते हैं ताकि पहले वो तादाद जो है वो यूटिलाइज़ हो जाए, उसके बाद सेल डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। और इसके बाद बहुत सारे सेल्स ऐसे होते हैं जिनकी ये प्रॉपर्टी होती है कि वो G0 फेज़ में ही रहते हैं। तो ये हो गया कि कैसे सेल्स G0 फेज़ में जाते हैं। तो बहुत सारे सेल्स परमानेंटली इस फेज़ में रहते हैं और बहुत सारे सेल्स कुछ टाइम तक इस फेज़ में रहते हैं। जैसे हमारे मसल सेल्स, नर्व सेल्स, न्यूरॉन, वो किस में रहते हैं? G0 फेज़ में रहते हैं। और इसके बाद जो हमारे मैच्योर रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो इस फेज़ में रहते हैं। और इसके बाद जो हमारे लेंस के अंदर मैच्योर लेंस फाइबर होते हैं, लेंस सेल्स जो मैच्योर लेंस फाइबर होते हैं वो भी डिवाइड नहीं करते, वो भी G0 फेज़ में रहते हैं। जब मैच्योर हो जाते हैं वो G0 फेज़ में चले जाते हैं और वो डिवाइड नहीं करते। और कुछ सेल्स कुछ टाइम तक G0 फेज़ में रहते हैं, जैसे लिवर सेल्स। और ये लिवर सेल्स, इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये डिवाइड कर सकते हैं। वैसे नॉर्मल कंडीशन में ये डिवाइड नहीं करते, लेकिन अगर किसी वजह से लिवर के सेल्स को डैमेज हो तो इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि G0 फेज़ से फर्दर आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, G0 फेज़ से दोबारा से G1 फेज़ में एंटर हो सकते हैं। तो ये हमने देखा कि ये इंटरफेस कि कौन कौन से स्टेप्स हैं और G0 फेज़ क्या है। और यहाँ पे आपको मैंने बात बताई थी कि मेमेलियन सेल साइकिल ऑलमोस्ट 24 आवर्स का होता है। और उस 24 आवर में से ऑलमोस्ट 9 आवर्स का G1 फेज़ होता है, 10 आवर्स का 10 घंटों का S फेज़ होता है। इसके बाद ऑलमोस्ट 4 to 4.5 आवर्स का G2 फेज़ होता है। और जो M फेज़ होता है, जो डिवीजन फेज़ होता है, वो ऑलमोस्ट 90 मिनट का होता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हम सेल साइकिल को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहली स्टेज G1 फेज़ के बाद दूसरी स्टेज आती है S फेज़, सिंथेसिस फेज़, जिसमें जेनेटिक मटेरियल या DNA सिंथेसाइज होता है, DNA की कॉपी बनती है। इसके बाद
आगे आती है G2 फेज़, गैप 2 फेज़, जिसको हम प्री माइटोटिक फेज़ भी कहते हैं, जिसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है M फेज़ के लिए। और M फेज़ एक्चुअल में डिवीजन फेज़ होता है, जिसमें सेल डिवाइड करके दो नए सेल बना देता है, या जिसमें सेल डिवाइड करके नए सेल बना देता है। इसके बाद आफ्टर M फेज़ अगर उस सेल ने डिवीजन को कंटिन्यू रखना है तो वो दोबारा से G1 फेज़ के अंदर आता है, और अगर उस सेल ने डिवीजन को कंटिन्यू रखना है तो G1 फेज़ के बाद वो आगे S फेज़ में जाता है। लेकिन कुछ सेल्स ऐसे होते हैं या कुछ कंडीशंस में सेल G1 फेज़ से किस में चले जाते हैं, G0 फेज़ में, और वो सेल या तो परमानेंटली G0 फेज़ में रहते हैं या तो कुछ टाइम के लिए G0 फेज़ में रहते हैं। इसके बाद अगले लेक्चर में हम ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ये DNA होता है, इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। इसके बारे में जो जो टर्म्स यूज़ की जाती हैं, जो जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे क्रोमाटिन, क्रोमाटिड और क्रोमोसोम, इन सब को हम अगले लेक्चर में देखेंगे, ताकि फर्दर हम जब आगे जो डिवीजन फेज़ पढ़ेंगे उसमें, या आगे मियोसिस या माइटोसिस पढ़ेंगे, तो उसमें हमें उन सारी टर्म्स को पढ़ने में डिफ़िकल्टी फील ना हो।